नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। 2024 भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि पिछले चुनाव में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी, उससे भी बड़ा इतिहास बनाना चुनौती से भरा काम है, क्योंकि 303 सीटों पर अकेले एक पार्टी की जीत एक बड़ी जीत मानी जाती है। लेकिन 2024 एक ऐसा चुनाव होने वाला है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ये आखिरी चुनाव माना जा सकता है। ऐसा माना जा रहा है कि वो 2024 के चुनाव लड़ेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे और फिर 2029 से पहले प्रधानमंत्री की कमान या भारतीय जनता पार्टी की कमान किसी और को सौंप देंगे। उनका रिटायरमेंट प्लान शुरू हो जाएगा। लेकिन कोई भी बड़ा नेता जब अपने अंतिम चुनाव की तरफ रहता है तो उसमें इस बात की संभावना भी होती है कि वो पूरा का पूरा जोर लगा देंगे। इस तरह की चुनौती होती है कि कम से कम अंतिम चुनाव के तौर पर एक ऐसा इतिहास बनाया जाए जो पूरे राजनीतिक कैरियर का एक जिस्ट हो। ऐसा हो कि कम से कम याद किया जाए तो अंतिम विदाई के तौर पर भी इस बात को ध्यान रखा जाए कि इनके रिटायरमेंट से पहले इन्होंने जब राजनीति से संन्यास लिया तो ऐसा नहीं था कि इनके लिए और इनके प्रतिकूल स्थितियां राजनीति में बनी हुई थी। सम्मानजनक विदाई की स्थिति होती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी रणनीति बनाई है और उस रणनीति में भारतीय जनता पार्टी के 5 बड़े नेता, ये कहा जा सकता है कि भाजपा के 5 रत्न जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2024 में ऐतिहासिक जीत दिलाने की तैयारी में जुटे हुए हैं। और इनके अंदर जो जिम्मेदारी दी गई है उसमें भी भाजपा ने एक नई स्ट्रेटजी बनाई है और उसमें 8 राज्यों को टारगेट किया गया है और उसके अलावा एक बड़े क्षेत्र भी शामिल हैं जिनको अगर ओवरऑल सारे को मिला दिया जाए तो 342 लोकसभा सीटें इस क्षेत्र के दायरे में आती है। 342 लोकसभा क्षेत्र और अगर 8 राज्यों की बात करें तो 317 लोकसभा क्षेत्र इसके दायरे में आते हैं। और इसमें से भारतीय जनता पार्टी ने पिछले लोकसभा चुनाव में 224 सीटों पर जीत दर्ज की थी। यानी इस बार टारगेट भी अलग है और टारगेट के साथ साथ चुनौतियां भी अलग हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों में से कई राज्य ऐसे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी के लिए पहले से चुनौती ज्यादा है। कई राज्य ऐसे हैं जहां पर भाजपा सेचुरेशन के पॉइंट पर पहुंची हुई है, यानी कि उस राज्य की सारी लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां पर एनडीए का प्रदर्शन तो पिछली बार बहुत ही बेहतर रहा था, लेकिन एनडीए के गठबंधन में जो बिखराव हुए उसके कारण चुनौतियां बढ़ गई है और भारतीय जनता पार्टी का अकेले का प्रदर्शन उससे संबंधित नहीं है। अकेले के प्रदर्शन के लिए उन राज्यों पर विशेष जोर दिया जा सकता है। इसलिए 317 लोकसभा सीटों में से 224 सीटों पर जो पिछली बार जीत हुई थी उसको अब बढ़ाना है और इन 317 लोकसभा सीटों वाले राज्यों में 280 से 300 के बीच का टारगेट है। 342 सीटों की बात अगर करें जो कि नॉर्थ ईस्ट के 25 लोकसभा सीटों को जोड़ने के बाद बनता है, तो उसमें भी 300 पार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने इन राज्यों से जो स्ट्रेटजी बनाई है ताकि ऐसा लग सके कि 300 प्लस अगर इन क्षेत्रों से लाया जा सकता है तो दूसरे राज्य जहां पर भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी कुछ अलग है, थोड़े मोड़े चेंजेस के साथ है। कुछ राज्यों में लोकसभा सीटों की संख्या के आधार पर नहीं बल्कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी की उपस्थिति के आधार पर रणनीति बनाई जा रही है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं भारतीय जनता पार्टी के उन 5 रत्न से और वहां पर वो कहां कहां कैसे कैसे स्ट्रेटजी बना रहे हैं और किन राज्यों पर भारतीय जनता पार्टी की ज्यादा विशेष ध्यान है जहां पर स्ट्रेटजी बनाने की जिम्मेदारी इन लोगों को दी गई है। तो इसमें सबसे पहला नाम
जो अभी उभर कर सामने आ रहा है वो है CR पाटिल का। CR पाटिल भारतीय जनता पार्टी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी माने जाते हैं और संगठन में उनकी बड़ी भूमिका है। वो अमित शाह के बाद ऐसे व्यक्ति के तौर पर, ऐसे नेता के तौर पर उभर कर सामने आए हैं भाजपा में, जिनके पास रणनीति बनाने की अजीबोगरीब क्षमता है। वो बेहतर रणनीति बनाते हैं और उनकी बनाई गई रणनीति को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या गृह मंत्री अमित शाह भी टालते नहीं है। उन्होंने गुजरात के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए रणनीति बनाई, उनकी रणनीति पर भाजपा ने चला और ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी ने दर्ज किया। उन्होंने गुजरात में सिर्फ और सिर्फ संगठन के लेवल पर काम नहीं किया, बल्कि नेतृत्व परिवर्तन की भी बात की, मुख्यमंत्री को बदलने की अपील की और पीएम मोदी और शाह ने मुख्यमंत्री को भी बदल दिया। और फिर संगठन के लेवल पर उन्होंने पन्ना प्रमुख जैसे एक नए आइडिया को डेवलप किया, यानी कि पहले तो बूथ लेवल के कार्यकर्ता होते थे, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ने एक बूथ पर वोटर लिस्ट में सुधार करने के लिए, यानी वोटर लिस्ट के जरिए एक वोटर लिस्ट के एक पन्ने पर जितने वोटर का नाम होगा उसके लिए एक हेड बनाया जाना शुरू किया, यानी कि उसका प्रमुख होगा। अगर 20 नाम हैं तो 20 लोगों में से एक प्रमुख होगा जिनकी पहुंच 20 लोगों के घरों तक होगी। पन्ना प्रमुख से लेकर संगठन में बदलाव, आदिवासी क्षेत्रों में कैसे पहुंच बनाई जाए, जो पिछले विधानसभा चुनाव में गुजरात में आदिवासियों की जो वोटिंग थी वो कांग्रेस के प्रति थी, कांग्रेस को दिया था, और दलित आदिवासियों के साथ साथ पटेल समुदाय को कैसे जोड़ा जाए, ये सारी रणनीति उन्होंने बनाई और वो रणनीति इतनी सफल हुई कि भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक जीत मिली। अब उनके साथ सांसदों की बैठक करवाई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के जीते हुए जो सांसद हैं उनसे बैठकें हुई और यहां तक कि CR पाटिल ने जब डिनर पार्टी का आयोजन किया दिल्ली में, तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उस पार्टी में शामिल हुए, उनके घर पे जाकर खाना खाए और फिर सारे सांसदों को जो भी वहां उपस्थित थे, संगठन में काम करने वाले लोगों को उनसे मिलवाया और ये कहा कि अब आगे से कई बैठकें इनके साथ होगी और ये बेहतर रणनीति बनाएंगे। इस बीच उन्हें बिहार, पश्चिम बंगाल और उसके अलावा कुछ वैसे राज्यों की जिम्मेदारी दी जा रही है जहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती भी है और अवसर भी है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में पिछले बार भारतीय जनता पार्टी को 42 लोकसभा सीटों में से 18 पर जीत हुई थी, लेकिन बाद में उपचुनाव में आसनसोल में जो उपचुनाव हुए और उसके बाद एक सीट कम हो गई। फिर भी पश्चिम बंगाल में संभावनाएं ज्यादा है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी का टारगेट 25 से 30 सीटों पर जीत दर्ज करने का है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां फोकस किए हुए हैं और साथ ही अमित शाह भी पश्चिम बंगाल पर फोकस करके रखे हैं। वहां के स्ट्रेटजी बनाने की जिम्मेदारी भी CR पाटिल के हाथों में है, क्योंकि वहां अवसर हैं और उस अवसर का फायदा उठाया जा सकता है। उसके अलावा बिहार की स्थिति भी कुछ बदल गई है। बिहार में पिछले बार एनडीए का परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतर रहा था, यानी कि 40 लोकसभा सीटों में से 39 सीटें एनडीए के खाते में थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 17 सीटों पर जीत दर्ज कर पाई थी, क्योंकि गठबंधन होने के कारण 16 सीटें जो मिली थी वो जदयू को और 6 सीटें पर एलजेपी ने जीत दर्ज की थी। अब स्थितियां बदल गई है, जदयू और राजद के बीच गठबंधन हो गया है, लेकिन बिहार में अवसर की कमी नहीं है। पीएम मोदी अपने नाम पर वहां वोट बढ़ा सकते हैं और संगठन लेवल पर एक जोरदार काम करने की जरूरत है। जहां CR पाटिल को जिम्मेदारी दी गई है, वहां पर जो जिम्मेदारी दी गई है वो संगठन को मजबूत करने और सांसदों के साथ साथ सांसद के टिकट मिलने वाले, जो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर लड़ेंगे, उस टिकट मिलने वाले लोगों से मुलाकात करना और आगे की रणनीति बनाना भी उसमें शामिल है। यानी CR पाटिल इन राज्यों के विशेष तौर पर जिम्मेदारी तो संभालेंगे ही, लेकिन इसके अलावा वो कुछ और राज्यों में भी जिम्मेदारियां संभालने वाले हैं और इन जिम्मेदारियों के साथ
वो आगे काम करेंगे ताकि भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक जीत मिल सके। इसमें दूसरा नाम हेमंत बिस्व शर्मा का है। हेमंत बिस्व शर्मा को जिम्मेदारी दी गई है नॉर्थ ईस्ट की। नॉर्थ ईस्ट में 25 लोकसभा सीटें हैं। अभी वो बेहतर तरीके से नॉर्थ ईस्ट को डील कर रहे हैं और वहां पर अलग अलग राज्यों में डेमोक्रेटिक अलायंस, यानी कि मेघालय में एमडीए बना रहे हैं तो असम में भी बना रहे हैं असम डेमोक्रेटिक अलायंस, यानी भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी पार्टी जो वहां के छोटी पार्टियां हैं उसके साथ जोड़कर भाजपा के लिए उन्होंने 18+ का टारगेट रखा है। तो इसके साथ साथ जो एनडीए की दूसरी सहयोगी पार्टी है उसके साथ मिलकर 25 की 25 लोकसभा सीट जीतने का उन्होंने पहले ही टारगेट रखा है। लेकिन उसके अलावा असम और पश्चिम बंगाल के बॉर्डर इलाकों में भी उनकी पहुंच होगी और उन्हें उसके आसपास के क्षेत्रों में भी बेहतर रणनीति के साथ ममता बनर्जी के खिलाफ चुनौती बनने के लिए जिम्मेदारी दी गई है। हेमंत बिस्व शर्मा ने अपना काम शुरू कर दिया है और वो बेहतर तरीके से पीएम मोदी अमित शाह के साथ कोऑर्डिनेशन में लगे हुए हैं। इनके अलावा तीसरा एक और नाम है जो इस समय सुर्खियों में भी होता है, वो है महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस का, क्योंकि महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीटें हैं। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा था, परफॉर्मेंस बेहतर रही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 23 सीटें मिली थी। अब शिवसेना बिखराव हो चुका है, 2 भाग में बंट चुका है। उद्धव ठाकरे महाविकास अघाड़ी में हैं, तो ऐसे चुनौतियां भी कम नहीं हैं। ऐसे में इन क्षेत्र में बेहतर तरीके से भाजपा को 30+ सीटें दिलवाने की जिम्मेदारी देवेंद्र फडणवीस के हाथों में है और वो अभी बेहतर तरीके से वहां रणनीति बना रहे हैं। उन्होंने एकनाथ शिंदे के साथ इस बात के लिए ही समझौता किया और सीएम के बदले डिप्टी सीएम बनने का भी मौका ले लिया। उन्होंने उसको ठुकराया नहीं और न ही केंद्रीय नेतृत्व के साथ इस पर कोई संघर्ष किया, क्योंकि उन्हें पता है कि आगे भारतीय जनता पार्टी को एकनाथ शिंदे जैसे नेताओं की जरूरत पड़ेगी। इस बीच वो अजीत पवार के साथ भी अच्छे संबंधों में हैं। पिछले दिनों अजीत पवार को नागपुर से मुंबई आने के लिए सरकारी प्लेन दिया गया। महाराष्ट्र के सियासत में यह चर्चा का विषय बना हुआ है कि क्या अजीत पवार 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले फिर से पाला बदलेंगे? क्या शिवसेना में जिस तरीके से 2 धड़ा बन गया, क्या उसी तरीके से एनसीपी में जिस तरीके से शरद पवार सुप्रिया सुले को आगे बढ़ा रहे हैं, तो अजीत पवार उनसे अलग होके अलग पार्टी बनाएंगे और गठबंधन हो सकता है एकनाथ शिंदे भाजपा और अजीत पवार का। यह पूरी की पूरी रणनीति बन रही है और इसलिए देवेंद्र फडणवीस की भी भूमिका बड़ी मानी जा रही है। ये भी भाजपा को ऐतिहासिक जीत दिलाने में एक अहम भूमिका निभाने वाले हैं। दूसरे इन जो नाम हैं, 3 नामों के अलावा 2 और नाम हैं और वो नाम हैं योगी आदित्यनाथ और अमित शाह का, क्योंकि इन नामों के बारे में बहुत ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को एक बेहतर मौका चाहिए। पहले से ही भाजपा को उत्तर प्रदेश में बेहतरीन प्रदर्शन करने का मौका मिल रहा है, लेकिन बीच में 2014 और 2019 में स्थितियां बदली। 19 के बाद फिर से स्थिति बेहतर हो रही है और अब भारतीय जनता पार्टी 80 लोकसभा सीटों में से 75+ जीतने के लिए टारगेट रख रही है। वहां भी स्थितियां अभी अनुकूल है और हो सकता है कि फिर से मायावती और अखिलेश यादव गठबंधन कर लें। इस आधार पर ही तय किया जा रहा है, क्योंकि दोनों के पिछले गठबंधन के कारण ही उन दोनों ने 15 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की थी और भारतीय जनता पार्टी को 2014 के स्तर पर देखा जाए तो 2019 में नुकसान उठाना पड़ा था 9 सीटों का, लेकिन इस बार उससे ज्यादा फायदा उठाने की स्थिति है और इसी बात के लिए रणनीति भी बनाई जा रही है। योगी आदित्यनाथ विधानसभा में ऐतिहासिक जीत दर्ज करके आ चुके हैं और अब वो फिर से 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इन सब के ऊपर जो बैठे हुए हैं और जिनके ऊपर बड़ी रणनीति बनाने का जिम्मेदारी है, वो हैं अमित शाह। अमित शाह भी पूरे देश के दौरे पर निकले।
उन्होंने अलग अलग राज्यों में अलग अलग नेताओं से और स्टेट लीडरशिप से मिलकर रणनीति भी बनाए। उनकी रणनीति भी बेहतर है क्योंकि उन्होंने टास्क दे दिया है कि जहां जहां सिचुएशन की स्थिति भारतीय जनता पार्टी की रही है उन राज्यों में चुनौती बड़ी है। जैसे राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में से 25 पर भाजपा की जीत हुई थी। गुजरात में 26 की 26 सीटें भाजपा ने जीते थे। मध्य प्रदेश में 29 में से 28 सीटों पर भाजपा की जीत हुई। कर्नाटक में 28 में से 25 सीटों पर भाजपा की जीत हुई। यहां पर कुछ आंकड़े कम ज्यादा हो सकते हैं, इसलिए इसके ऊपर रणनीति बनाना शुरू करो। तेलंगाना में वो विशेष तरीके से जोर दे रहे हैं, कर्नाटक में विशेष जोर दे रहे हैं और उसके साथ ही तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में उनकी रणनीति कुछ और है। इन राज्यों में उन्होंने एक बेहतर रणनीति बनाया है कि इन राज्यों के सारे लोकसभा सीटों पर फोकस करने की जरूरत नहीं है। इसमें से 15 से 20% सीटों पर फोकस करो और उसमें सक्सेस रेशियो ज्यादा होना चाहिए। अगर तमिलनाडु में 20 सीटों पर फोकस किया जाएगा और उसमें से 8-10 सीटों पर भी भाजपा की जीत होती है तो यह बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। केरल में भी कुछ ऐसा ही है और आंध्र प्रदेश में फिर से पुशअप करने की कोशिश की जा रही है। नॉर्थ इंडिया में उनकी रणनीति कुछ नए गठबंधन सहयोगी बनाने की भी है। जिस तरीके से महाराष्ट्र में बन रहे हैं उसी तरीके से बिहार में फिर से एलजेपी को यानी कि चिराग पासवान को अपने साथ लाने की रणनीति है। दूसरे छोटे छोटे पार्टियों के साथ गठबंधन बनाना है। चिराग पासवान इस बीच 2 बार अमित शाह से मुलाकात कर चुके हैं, उपचुनावों में भाजपा को समर्थन दे चुके हैं और बिहार के लिए गठबंधन सहयोगी जुटाने की जिम्मेदारी अमित शाह ने उठाई है। पश्चिम बंगाल में पहुंच बनाने की जिम्मेदारी उन्होंने उठाई है और टीएमसी के जो नेता टूट टूट कर भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, जैसे जिस तरीके से एक शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी के नाकों में दम करके रखा है, उसी तरीके से 2024 से पहले ममता बनर्जी के कई और सहयोगी जो भाजपा में आएंगे उसकी जिम्मेदारी भी अमित शाह के हाथों में है। तो ये पूरी की पूरी स्थिति इसी तरीके से चल रही है और भारतीय जनता पार्टी के 5 रत्न 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक ऐतिहासिक जीत दिलाने की पूरी कोशिश में लग चुके हैं और इन 5 के ऊपर 300 सीटों का जो आंकड़ा पिछली बार पार किया था उसको बढ़ाकर 350 प्लस करने की जिम्मेदारी मिली है, क्योंकि ये जीत इतिहास में दर्ज होनी चाहिए और उसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगे का प्लान निर्धारित होगा। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।